आइए इस खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के एक और रोमांचक विश्लेषण में चलते हैं। आज हम ऐसे गांव के काले रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां इतिहास के पन्ने एक बार फिर से खुल गए हैं, और यकीन मानिए, बहुत ही भयानक रूप में। तो बिना समय बर्बाद किए सीधा इस अलौकिक दुनिया में कदम रखते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जो सदियों से खामोश डर के साये में जी रहा है, और फिर एक रात वो 400 साल पुराना खौफ सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाता, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बन जाता है। अतीत जब इतनी क्रूरता से वर्तमान पर हमला करता है ना, तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। हमारी आज की कहानी की शुरुआत इसी भयानक डर के साथ होती है। भाग 1, खौफनाक रात की शुरुआत। अनुज, इशिता और मेघना उस पुराने राजमहल में हैं। अचानक एक दरवाजा खुलता है और काले लबादे में लिपटा एक रहस्यमयी शख्स बाहर आता है। उसके हाथ में एक अजीब सा खौफनाक गुड्डा है। वो कुछ बोलता नहीं है, बस लंबी और भयानक सांसें ले रहा है। और फिर वो पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ता है। जान बचाने की इस अफरा तफरी में अनुज पहले इशिता और मेघना को खिड़की से बाहर निकालता है और फिर खुद भी छलांग लगा देता है। सच में ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था, जिसने ये साबित कर दिया कि राजमहल के अंदर कुछ बहुत ही खौफनाक और अप्राकृतिक मौजूद है। तो अहम बात यह है कि खतरा सिर्फ राजमहल तक सीमित नहीं है। जैसे ही वो तीनों गांव पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि गांव में निशिर-मोलो आ चुके हैं। अब ये निशिर-मोलो क्या है? ये कोई आम खतरे नहीं हैं। ये 4 खौफनाक साए हैं जो भूरे रंग के लबादे पहनते हैं। इनकी आंखें लाल चमकती हैं, और सबसे भयानक बात, ये अपने कंधों पर एक ताबूत उठाकर चलते हैं। जो कोई भी रात के अंधेरे में इन्हें देख लेता है, ये उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। पूरे गांव में इनके खौफ इस कदर फैला है कि लोग दहशत में अपने घरों में दुबके हुए हैं। और देखिए, ये निशिर-मोलो को इस सुनी सुनाई डरावनी कहानी नहीं है। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। उसी रात संपत और कप्ता नाम के 2 गांव वाले, जो बाहर अंधेरे में जुआ खेल रहे थे, निशिर-मोल्लों का पहला शिकार बन जाते हैं। इस घटना ने एक झटके में साबित कर दिया कि मुखिया की चिंताएं 100% सच थीं। 400 साल पहले महाराज के समय में जिस खतरे को किसी तरह रोका गया था, वो अब पूरी ताकत के साथ वापस आ चुका है, और कोई नहीं जानता कि वो अचानक कैसे जाग उठा। भाग 2, मृत्युंजय अमृत का रहस्य। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस गांव का इतिहास असल में कितना गहरा है। अनुज बताता है कि सन 1600 के दशक में गांव में एक भयंकर महामारी फैली थी, जिसमें जवान बूढ़े सभी मारे जा रहे थे। पूरे 4 साल तक ये तबाही मची रही। तभी राजा की बेटी यानी राजकुमारी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। पूरा 1 साल और 1 महीने बाद जब वो लौटी, तो उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस अपने साथ एक जादुई बीज लेकर आई। जब उस बीज को बोया गया, तो उससे एक विशाल बरगद का पेड़ होगा। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि आज जो भी रहस्य हम देख रहे हैं, उसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं। उसी प्राचीन बरगद के पेड़ से मिलता है मृत्युंजय अमृत। ये कोई साधारण रस नहीं है। माना जाता है कि इसे पीने से बड़ा रोग दूर हो जाता है। ये अमरता का रस है। इसी अमृत ने उस समय की महामारी को खत्म किया था। इशिता और मेघना शहर से इसी अमृत की तलाश में इस गांव में आई हैं। लेकिन पेच ये है कि ये अमृत हमेशा नहीं मिलता। ये सिर्फ पूर्णिमा और एकादशी की रात को ही पेड़ से टपकता है, और इसीलिए इन खतरनाक निशिर-मोलों के खौफ के बावजूद लड़कियों को पूर्णमासी तक गांव में रुकना ही होगा। उनके पास कोई और चारा नहीं है। भाग 3, शक्तियों का टकराव। यहाँ हमें दोनों लड़कियों के नजरिए का एक बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। इशिता शहर की उस आधुनिक सोच को दिखाती है जो गांव वालों को अंधविश्वासी और मूर्ख मानती है। उसका सीधा सा तर्क है कि लोगों के गायब होने के पीछे कोई इंसानी वजह होगी, कोई भूत प्रेत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है मेघना। जब मेघना उस विशाल बरगद के पेड़ को देखती है, तो वो पूरी तरह सन्ने रह जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल वही पेड़ है जो उसे लगातार उसके डरावने सपनों में दिखाई देता है। उसका इस गांव से कोई बहुत ही गहरा अलौकिक नाता है, जिसे वो खुद भी अभी समझ नहीं पा रही है। इस बीच निशिर-मोलो के खौफ को रोकने के लिए गांव के चौक पर एक बड़े शुद्धिकरण अनुष्ठान की तैयारी की जाती है। क्योंकि मुख्य तांत्रिक ध्यान में मग्न हैं, इसलिए उनका शिष्य यानी एक छोटा तांत्रिक इस भारी जिम्मेदारी को उठाता है। इस अनुष्ठान का सेटअप ही अपने आप में बेहद खौफनाक है। पहले एक अग्निकुंड प्रज्वलित किया जाता है, फिर उसके पास एक मानव खोपड़ी यानी कपाल रखा जाता है, साथ में एक नर हड्डी रखी जाती है और 4 धूप बत्तियां जलाई जाती हैं।
तांत्रिक ने साफ चेतावनी दी है कि अनुष्ठान शुरू होने के बाद वो किसी भी कीमत पर बीच में नहीं उठ सकता। पूरी रात के लिए यह एक बेहद खतरनाक और जानलेवा दांव है। और फिर वही होता है जिसका सबको डर था। अनुष्ठान के बीच ही भारी और भयानक कदमों की आवाजें पूरे गांव में गूंजने लगती हैं। निशिरमोलो लौट आए हैं। गांव वाले दहशत में अपने घरों में दुबक जाते हैं। खौफ से भरा मंदिर का पुजारी वहां से भागकर मंदिर की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही उसका सामना सीधे निशिरमोलो से हो जाता है। वो बस खौफ से उन्हें देखता रह जाता है। ताबूत खुलता है और सन्नाटे के बीच वो पुजारी हमेशा के लिए अगवा हो जाता है। ये पूरा सीक्वेंस सच में दिल की धड़कनों को रोक देने वाला है। निशिरमोलो यही नहीं रुकते, वो सीधे उस चौक पर पहुंचते हैं जहां तांत्रिक अपना अनुष्ठान कर रहा था। तांत्रिक उन्हें देखकर डर तो जाता है, लेकिन अपनी जगह से नहीं उठता। अचानक उसकी दर्दनाक चीख गूंजती है और फिर सब शांत हो जाता है। जब लोग बाहर निकलते हैं तो वो जो देखते हैं ना, वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक है। तांत्रिक बाबा किसी मिट्टी के पुतले की तरह जमे हुए हैं। उनका चेहरा पूरी तरह से फटा हुआ है और अगले ही पल उनका पूरा शरीर रहस्यमयी तरीके से हवा में गायब हो जाता है। अनुष्ठान पूरी तरह से विफल हो गया और निशिरमोलो ने साबित कर दिया कि उनकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। भाग 4 अनसुलझे सच और मंडराता प्रलय। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मुख्य तांत्रिक जो दूर एक गुफा में ध्यानमग्न थे, अचानक अपनी आंखें खोलते हैं। उन्हें अपने शिष्य की मौत का आभास हो जाता है। उनके चेहरे पर गहरी चिंता है और उनके ये शब्द, वरना प्रलय आ जाएगा, कहानी के दाव को एकदम चरम पर ले जाते हैं। ये अब सिर्फ कुछ लोगों के गायब होने की बात नहीं रह गई है, ये एक ऐसी तबाही है जो सब कुछ नष्ट कर सकती है। अब मुख्य तांत्रिक को खुद इस लड़ाई में उतरना ही होगा। और इस मंडराते प्रलय के ठीक बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ती है मेघना से। उसी रात उसे एक और भयानक सपना आता है। इस बार वो खुद को एक प्राचीन राजकुमारी के वेशभूषा में एक सुनसान जंगल में देखती है। दूर दूर तक कोई नहीं है। तभी पीछे से कोई अदृश्य साया उसका कंधा पकड़ता है और वो चीखते हुए नींद से जाग जाती है। ये सपने कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। 1600 के दशक की वो राजकुमारी, मृत्युंजय अमृत का पेड़ और मेघना के ये सपने, ये सब एक ही खौफनाक रहस्य के अलग अलग हिस्से हैं। और अंत में हम इन सुलगते हुए सवालों के साथ खड़े हैं। प्राचीन राजकुमारी से मेघना का असली नाता आखिर क्या है? क्या वो राजकुमारी है जो लौटकर आई थी? और वो जो रहस्यमय आदमी राजमहल में भयानक गुड्डा थामे हुए था, वो कौन था? इन सवालों के जवाब हमें अगले हिस्से में ही मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, ताबूत का ये अलौकिक रहस्य अभी और भी खौफनाक होने वाला है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल निश्चित तौर पर सोचने पर मजबूर करते हैं, है ना?